हेलो, नमस्ते। मैं हूं मृगांक और इस चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले 64th यानी 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट आया है। जितने भी सक्सेसफुल छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उन सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जिनका भी नहीं हो पाया उन्हें मैं अगले अटेम्प्ट के लिए ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि हार नहीं मानिए और कोशिश करते रहिए। तो इसी रिजल्ट में एक मेरे काफ़ी करीबी और प्रिय मित्र हैं नितेश कुमार, जिन्होंने रैंक 26 स्कोर किया अपने पहले अटेम्प्ट में ऐसा रैंक लाना एक अपने आप में गर्व की बात होती है। तो अब मैं चाहूँगा कि नितेश जी अपने बारे में कुछ बताएं। तो हमारे बीच हैं नितेश कुमार। तो नितेश भाई, सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा रैंक किया और इतना अच्छा आपको पोस्ट मिला है। तो सबसे पहले आप दर्शकों को हमारे बताइए कि अपने बारे में कुछ बताइए। जी, थैंक यू मृगांक जी, आपने अपने चैनल पे हमको बुलाया। तो मेरा नाम नितेश है और ये 64वीं बीपीएससी में हमको 26th रैंक मिला है और बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए हमको रिकमेंड किया गया। हम अपना कुछ बैकग्राउंड छोटा सा एक देना चाहेंगे आप लोगों को। मैंने अपना कॉलेज एजुकेशन पटना कॉलेज से किया है, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और उसके बाद से हम सिविल सर्विसेज की तैयारी में ही लग गए। तो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था बीपीएससी का। तो नितेश भाई, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि इतने सारे एग्जाम्स हैं, तो उसमें आपने बीपीएससी के लिए प्रेरणा कैसे दी? क्या क्या आपको लगा कि आपको बीपीएससी का तैयारी करना चाहिए? क्यों ऐसा लगा आपको? जी, सबसे पहले तो सिविल सर्विसेज बचपन का ही सपना था, तो ये एक तो थी, लेकिन दूसरा मेरे पिताजी भी सर्विस में ही हैं, तो उनसे इंस्पायर होकर के हम इसको चुने हैं। अच्छा। तो बिना समय गवाए मैं नितेश जी से पूछना चाहूँगा कि आपकी प्री और मेंस की स्ट्रैटेजी क्या रही, और बाकी जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो आपसे कैसे सीख सकते हैं, कैसे तैयारी करना है इसके लिए? जी, सबसे पहले तो प्री के लिए एक सबसे पहले आप एग्ज़ाम का जब तैयारी शुरू करते हैं तो बिल्कुल सिंगल माइंडेडली आप शुरू कीजिए कि हमको करना है, ये नहीं कि अच्छा ये साइड में है इसके साथ कुछ और कर लेंगे या ये कर लेंगे। तो प्री में सबसे जो मेरा फंडा है वो है आपका रेगुलर रिवीजन कीजिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। और इसके बेसिकली कुछ सोर्सेज जो होंगे वो लगभग सारे रिपीटेटिव ही सोर्स हैं। जैसे करंट अफेयर्स के लिए आप यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल्स हैं, जैसे स्टडी IQ हुआ, उसका मंथली 300 का क्वेश्चन आता है, उसको आप कर सकते हैं। एडुटेरिया जैसे चैनल हैं। कोई आप किसी इंस्टीट्यूशन का मंथली मैगजीन जैसे CME का, क्योंकि बिहार स्पेसिफिक है तो होता है वो। विज़न का भी आप पढ़ सकते हैं, वो उतना रेलिवेंट नहीं है लेकिन आपको आइडिया देगा। उसको रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इसके प्रीवियस ईयर घटना चक्र को रेगुलरली बनाते रहिए। और इसको जो सोर्सेज होते हैं बेसिक, चाहे NCERTs हों या आपको यूट्यूब पे कई सारे चैनल हैं, ड्यूटेरिया में ही बिहार स्पेसिफिक काफ़ी सारे चैनल वीडियोस बने हुए हैं, उसको आप कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हुआ। अच्छा। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है बिहार का इकोनॉमिक्स सर्वे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का भी कुछ 10 क्वेश्चन लगभग आता है, उसमें 5-6 बिहार के रहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे को आप थोड़ा सा एक रीडिंग लीजिए, उससे फैक्चुअल आपको किस जिला में क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, लिटरेसी कहाँ सबसे ज़्यादा है, रोड का डेंसिटी, ये सब कुछ क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे बिहार का लेटेस्ट आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप पढ़िए, आपको फ़ायदा होगा। तो ये था प्री के लिए स्ट्रैटेजी आपका। और अब नितेश जी, मेंस के लिए भी कुछ बताइए लोगों को। जी, मेंस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहीं से आपका मार्क्स काउंट होता है। जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें इसका मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। मेंस बेसिकली 900 नंबर का होता है, 300-300 नंबर के 3 पेपर, जिसमें एक GS1 होता है, GS2 और एक आपका ऑप्शनल अपना होता है। एक जनरल हिंदी भी होता है, वो उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। GS1 बेसिकली थोड़ा स्टैटिक इसमें पार्ट होता है, इसमें 72 नंबर का स्टैट्स आता है, जो कि आप रेगुलर प्रैक्टिस से आप उसमें 72 में 72 ला सकते हैं। हम यही कहेंगे कि कोशिश कीजिए कि 72 में 72 आए, क्योंकि कई सीनियर प्लेयर्स को छोड़ देते हैं कि ये नहीं करेंगे, हम बाकी में स्कोर करेंगे। वो लगभग मान लीजिए कि आप तय है कि आप फेल कर जाइएगा, अगर आप स्टैट्स को छोड़ेंगे आप फेल कर जाइएगा। और उसमें फिर एक हिस्ट्री का पार्ट होता है, इसका कि आप सिलेबस देखिए और नोट्स बना लीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। तीसरा करंट का जो पार्ट होता है उसके लिए विजन IAS का मंथली, CME का मंथली मैगजीन आप बना करके और आंसर राइटिंग कीजिए। फिर GS2 का एक उसमें पेपर होता है, वो थोड़ा करंट ओरिएंटेड होता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, उसका हर चैप्टर अपने आप में एक क्वेश्चन के बराबर है। आप उसका चैप्टर लिखिए नोट्स में, और जो उसमें बिहार गवर्नमेंट का स्पेसिफिक स्कीम्स होता है, कुछ फैक्ट्स होता है, उसको ज़रूर मेंशन कीजिए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का तो स्कीम्स मेंशन कीजिएगा ही, इसके साथ साथ बिहार गवर्नमेंट का अगर आप एक पैरा में क्वेश्चन में मेंशन कर दीजिएगा, आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसमें साइंस का भी कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे साइंस एंड टेक, हाउ हाउ विल यू यूटिलाइज साइंस एंड टेक इन
डिजास्टर मैनेजमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट, उसमें भी बिहार गवर्नमेंट का कुछ स्कीम्स को आप ऐड कर सकते हैं, तो आपको उसमें अच्छा स्कोर हो जाएगा ये सबसे। तो नितेश भाई, मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि आपका ऑप्शनल क्या था और उसके लिए आपने कैसे स्ट्रैटेजी बनाई और क्या आपका प्लान था उसके लिए? मेरा ऑप्शनल बेसिक पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, और ये थोड़ा बीपीएससी में काफ़ी कम लोग इसको लेते हैं, प्रिफर करते हैं, तो उतना क्योंकि इसको स्कोरिंग नहीं माना जाता है, लेकिन इसमें भी एक लिखने का तरीका होता है। जितना अभी तक मार्क्स आया शायद हमको हाईएस्ट है पॉल साइंस में, तो इसमें एक लिखने का इसमें बेसिकली लिखने का ही तरीका होता है। सोर्सेज लगभग सेम है, जैसे शिखर रंजन मैडम का नोट्स आप लोग यूज़ करते हैं। इसमें जैसे हमने 2009 और 2017 का उनका नोट्स लिया, उसको मर्ज किया, अपना नोट्स बनाया, उसमें जो भी कुछ टॉपिक्स मिसिंग होते हैं तो आप उसको ओपी गावा से या टीएमएच की एनडी अरोड़ा आती है उसके साथ ऐड कर सकते हैं। पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशंस का पेपर है, उसके लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए। उसमें जो स्कॉलर्स आते हैं, जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं फॉर्मर, उनका आर्टिकल्स आता है, उनके नाम के साथ आप चाहे इंडिया अमेरिका कोई भी रिलेशन, नाम जरूर मेंशन कीजिए आंसर में भी, क्योंकि अगर आप कोट नहीं कीजिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ कुछ निर्णय आते रहते हैं, उनको भी आप कोट एकदम कंपलसरी समझिए, उनको कोट कीजिएगा, क्योंकि ये एक जनरल स्टडीज का पेपर नहीं है, ये एक ऑप्शनल का पेपर है। आपको माना जाएगा कि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट्स को कोट जरूर कीजिए, इसमें आपको मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आप इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर में आपको मैप्स बनाना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए स्टेट्स ऑफ मलक्का के बारे में पूछा गया, इंडो चाइना के बारे में पूछा गया, आप मैप बना करके जो एरियाज़ हैं, चाहे अरुणाचल का एरिया हो या लद्दाख का एरिया, उसको आप दिखा सकते हैं कि डिस्प्यूट्स कहाँ चले, गलवान वगैरह मेंशन कीजिए। नीचे इंडियन ओशन में आप स्टेट्स ऑफ मलक्का को मेंशन कर सकते हैं, तो इससे मैप बनाने से थोड़ा इंटरैक्टिव होता है। और कोट्स इसमें ज़रूर है, आपको कोट नहीं कीजिएगा, पेपर को साफ रखिए, आपको मार्क्स बिल्कुल आएगा। तो नितेश भाई, एस्पिरेंट्स के मन में एक ये भी कंफ्यूजन रहता है ऑप्शनल को लेके कि क्या ऑप्शनल चुने या क्या, और इसके कारण ये लोग तैयारी कर ही नहीं पाते, शुरू नहीं कर पाते हैं, तो इस पे आपकी क्या राय रहेगी? जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शनल, क्योंकि 300 मार्क्स का इसमें रहता है, और 300 मार्क्स में अगर आप 200 प्लस कर दिए तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन तय है। ये काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है एस्पिरेंट्स में। तो सबसे पहले तो आप अपना बैकग्राउंड देखिए कि आप मान लीजिए आप बैचलर्स डिग्री है या आपका बीटेक डिग्री है, तो उस हिसाब से चुनिए, क्योंकि बीपीएससी ऑप्शनल के आधार पर कोई भेदभाव ज़्यादा नहीं करती है, किसी को ज़्यादा मार्क्स। लेकिन इधर थोड़ा ट्रेंड हुआ है 64th में कि मैथ्स को लेकर के, मैथ्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स हुआ है, तो अगर आप मैथ्स रख सकते हैं तो रखिए। आप आर्ट्स के हैं तो आप आर्ट्स में भी अच्छा आंसर राइटिंग करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि रैंक 8 जो हैं इस बार के, उनका इकोनॉमिक्स ऑनर्स था, माफ कीजिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, और वो जबकि बीटेक हैं, इंजीनियर हैं। तो आप अपना बैकग्राउंड देखिए, आप किस में सहज हैं, आप किस में पसंद, आपको क्या इसमें मन लगता है, चाहे लिटरेचर पेपर हो, चाहे आर्ट्स के पेपर हो या इंजीनियरिंग के पेपर, आपको जो रखिए आपको अच्छा मार्क्स आएगा। इसी में एक और कन्फ्यूजन होता है मीडियम को लेकर कि हिंदी मीडियम में मार्क्स, इंग्लिश मीडियम में, ये सब निरर्थक बातें हैं कि किस में ज़्यादा मार्क्स आता है। बीपीएससी भाषाई आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। आप जिसमें सहज हैं, जिसमें आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप वही अपना मीडियम रखिए। चाहे हिंदी में अच्छे से रख सकते हैं तो हिंदी के रखिए, इंग्लिश में कर सकते हैं तो इंग्लिश रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नितेश भाई, और एक दो कंफ्यूजन एस्पिरेंट्स के मन में रहता है पीएससी या किसी भी पीएससी को चुनने से पहले। सबसे पहले तो ये वो लोग को कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि मेरे अंदर राइटिंग स्किल्स नहीं है, लिखने की प्रतिभा नहीं है मेरे अंदर, तो वो लोग कोई और फील्ड चुन लेते हैं, जैसे एसएससी या बैंकिंग हो गया। दूसरा कंफ्यूजन ये रहता है लोगों के मन में कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, कि पहले मैं मेंस की तैयारी करूँ, ऑप्शनल की करूँ, या मैं प्री करूँ। अगर मेरा प्री ही नहीं निकलेगा तो मेंस का जो तैयारी है मेरा, वो तो मेरा वेस्ट हो गया। तो ये चीज़ का कंफ्यूजन आप दूर कीजिए एस्पिरेंट्स का। देखिए, सबसे पहले हम आपका सेकंड क्वेश्चन लेंगे कि शुरुआत कहाँ से करें। नो डाउट ये कन्फ्यूजन रहता है, तो इसके लिए आप साइमल्टेनियसली दोनों का तैयारी कीजिए, क्योंकि आप दिन भर ना मेंस का ही तैयारी कर सकते हैं ना प्री का ही, मोनोटोनिटी हो जाएगा। तो आप सुबह में कुछ देर के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या रीडिंग कर सकते हैं प्री के लिए, और शाम या दोपहर होते होते आप आराम से उसका मेंस का अपना ऑप्शनल हो या जीएस की तैयारी कर सकते हैं। तो दोनों को एक साथ चलाइए, और प्री के 3-4 महीना पहले से बिल्कुल डेडिकेटेड प्री की तैयारी कीजिए आप, और उसके बाद ख़त्म हो फिर, क्योंकि बीपीएससी में 4-5 महीना देता है प्री के बाद मेंस के बीच में, तो आप वहाँ प्योरली मेंस की तैयारी कीजिए। दोनों के बीच दोनों का साइमल्टेनियसली तैयारी कीजिए, इसमें कोई इशू नहीं है। जो आपका पहला क्वेश्चन था कि कैसे आंसर राइटिंग या कन्फ्यूज़न, तो बिल्कुल ये इशू है, क्योंकि आप 16 और लगभग 22-24 क्वेश्चन आपको लिखना रहता है, तो अच्छा आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं का भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, उसमें मल्टी डायमेंशनली आप लिखने का प्रयास कीजिए। कोई भी इशू हो, उसका पॉलिटिकल इशू,
उसका सोशल उस पर क्या असर पड़ेगा, उस पर उसका कल्चरल क्या इशू है, इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा, इस तरीके से आप मल्टी डायमेंशनली लिखिएगा तो आपका एक आंसर भी अच्छा होगा और वेल बैलेंस्ड आंसर होगा। तो प्रैक्टिस ही उसका फंडा है बॉस। अगर आपको आंसर राइटिंग ठीक करना है तो प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा। तो वियस मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरी और नितेश की दोस्ती काफ़ी समय से है, तो मैं बताना चाहूँगा कि नितेश सिर्फ पढ़ने में नहीं बल्कि हंसी मजाक खेल कूद सब में रहते थे हमेशा इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पढ़ते रहते थे। हम लोग शाम में वॉकिंग के लिए भी हमेशा 1 डेढ़ घंटा मिलते थे, या फिर सैटरडे संडे हुआ तो क्रिकेट खेलने हम लोग जाते थे, या पटना से बाहर कहीं ट्रिप जाना हुआ तो वहाँ भी हम लोग जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम प्रेशर लेके पढ़ाई कीजिए सब चीज़ का। आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए, आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, और बिना प्रेशर के आप कोई भी गोल लेते हैं तो और अच्छे से डेडिकेटेड उसका पढ़ाई करते हैं तो आप ऑब्वियसली निकालिएगा, जैसे नितेश ने निकाला इतने अच्छे रैंक के साथ। तो दर्शकों, प्री और मेंस जैसे कि आप जानते हैं बीपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में नितेश जी को भी काफ़ी अच्छा स्कोर आया है। तो हम जानना चाहेंगे नितेश जी कि इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, और जैसे 65th वाले भी अभी इंटरव्यू देंगे तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, और आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए भी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। जी नो डाउट, इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है और बहुत इंपॉर्टेंट फेज है आपका। मेरिट लिस्ट में ये आपको अंदर भी कर सकता है, बाहर भी कर सकता है। तो इंटरव्यू के लिए बेसिकली आप कॉन्फिडेंट रहिए, सबसे पहले रिलैक्स्ड हो जाइए, क्योंकि आपका मेंस के बाद आप लिखे हैं, आपको अगर है कि आपका हो जाएगा, इसका मतलब आपको नॉलेज अच्छा खासा, नॉलेज का कोई इशू नहीं। अब आप अपने पर्सनैलिटी पे वर्क कीजिए, आप नेगेटिविटी से दूर रहिए और अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखिए। एक मॉक इंटरव्यू की क्लासेस कहीं ले लीजिए, क्योंकि टीचर लोगों का थोड़ा आंख तेज होता है। वो आपको लगता है कि मेरा पर्सनालिटी फुल है, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन टीचर्स आपको बता देंगे कि आपके हाथ का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, या आप का वर्ड्स का चयन गलत है, या बोलने का तरीका गलत है। तो वो होगा, जैसे हम सीएमई में किए थे तो हमको पहले इंटरव्यू में बुलाया कि आपका हाथ का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको हम रेक्टिफाई करने का कोशिश किए। इसके साथ साथ इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सम्मान। आप जो बोर्ड है वो बहुत सीनियर आईएएस ऑफिशियल्स होते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका आप सम्मान कीजिए। जैसे आप घर में बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनका सम्मान कीजिए। वो जब बोले उनको काटने का प्रयास मत कीजिए, उनको आर्ग्यू मत कीजिए कि जी नहीं सर मेरी ही बात सही, आप बिल्कुल गलत बोल। वो बोले जो आप उसको मान लीजिए कि जी जी थैंक यू सर, आपने कोई गलती बोली, जी थैंक यू सर, इसको रेक्टिफाई करने का प्रयास करेंगे। ब्लफ मत कीजिए इंटरव्यू में, कभी नहीं, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि घुमा के वो आपको पकड़ ही लेंगे कि आपने ब्लफ किया। ब्लफ अगर वो पकड़ लिए, समझिए कि आप को फेल कर देंगे। झूठ नहीं बोले, जो सच है सो है। और अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा वर्क कीजिए। जो आपके जैसे आपके जो ऑप्शनल या ऑनर्स के सब्जेक्ट हैं उनके बेसिक्स को कवर कीजिए। जैसे पॉल साइंस मान लीजिए, वो पॉल साइंस में जो बेसिक कुछ हुआ कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों कहते हैं, इसमें ये साइंस है कि नहीं है, अगर साइंस है तो उसको आर्ट्स क्यों माना जाता है, पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिफरेंस क्या है, ये सब बेसिक क्वेश्चन जो कि आमतौर पे मेंस में नहीं पूछा जाता, उसमें बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस इन सब पे वर्क कीजिए। आप अपने ग्रेजुएशन पे ज़रूर वर्क कीजिए। आपकी स्कूल का क्या था, आमतौर पर पूछते तो नहीं है स्कूल्स के बारे में, लेकिन अगर आपको इंपॉर्टेंट कोई केवी वगैरह से पढ़ें, या कोई बहुत इंटरनेशनली रेप्यूटेड कोई स्कूल है, उसका जानकारी आपको होना चाहिए, क्या हिस्ट्री है, क्या ये है। तो इस तरीके से आप अपने पर्सनैलिटी पे वर्क कीजिए और खुश रहिए, उसमें कोई बहुत इशू नहीं होगा। मज़ा से आप इंटरव्यू दीजिएगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको इंटरव्यू में। आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हम लोग को थोड़ा शेयर कीजिए। ये मेरा इंटरव्यू 11 दिसंबर 2020 को था और करीमी सर का बोर्ड था। मैं उस दिन का उनका रात एकदम बिल्कुल लास्ट कैंडिडेट था रात का। तो अच्छा इंटरव्यू रहा, थोड़ा टेंशन था, मतलब जो होता है, जो एक्सपेक्ट किए थे बिल्कुल वैसा ही इंटरव्यू था। उसमें कुछ क्वेश्चन जैसे बेसिक पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे गए, जैसे करप्शन क्या है, इंडो चाइना रिलेशंस के बारे में पूछा गया, टेररिज्म क्या है, ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल सर्विसेज के बीच का डिफरेंस पूछा गया, मेरा जो पोस्ट प्रेफरेंसेज उसके बारे में पूछा गया, कम्युनलिज्म पे कुछ क्वेश्चन था, और उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस जैसे चाणक्य और मैकियावेली के बीच में कुछ डिफरेंसेस पूछा गया, इंडिया चाइना और अमेरिका का हिस्ट्री और प्रेजेंट को कंपेयर करने के लिए कुछ कहा गया, महावीर जी के बारे में कुछ पूछा गया। तो ओवरऑल अच्छा इंटरव्यू था। और 85 मार्क्स, जो कि शायद करीमी सर के बोर्ड का हाईएस्ट मार्क्स है, उनसे ज़्यादा शायद किसी को 85 से ज़्यादा नहीं दिए। 85 था मेरा इंटरव्यू में, तो हम सेटिस्फाइड हैं अपने मार्क्स से। तो नितेश भाई, लास्ट में मैं यही पूछना चाहूँगा कि इस बार अनफॉर्चुनेटली कुछ अभ्यर्थियों का जिनका नहीं हो पाया, या फिर आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स देना चाहेंगे तो ज़रूर। जी नो डाउट, ये कंपटीशन है, इसमें किसी का होगा किसी का नहीं होगा। आप अगली बार के लिए फोकस तैयारी कीजिए, चाहे 65वां का हो, 66 हो, 67, तो आप तैयारी कीजिए
और अपना बुल साइज जो टारगेट है उसको सामने बिल्कुल रख के तैयारी कीजिए। इसी में एक शेर है कि हादसात ये न समझें अभी कि पस्त हूँ मैं, शिकस्ता हो के भी न काबिले शिकस्त हूँ मैं। बिल्कुल तैयारी कीजिए, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए और जो आप छोटे छोटे टारगेट रखें उसको पूरा करते हुए आगे बढ़िए, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगा। और हम भगवान से ये आशा करते हैं कि आप लोग सब सक्सेसफुल बने और नाम कमाएं। तो नितेश भाई, थैंक यू अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो व्यूअर्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आप इससे थोड़ा भी मोटिवेट हुए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हर हर महादेव। हर